आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक। इसके पीछे हम लोग सांद्रता तक पढ़े हुए थे। सांद्रता के बाद अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अणुसंख्य गुण, विलयन के अणुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अणुसंख्य गुण क्या होता है? किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। यानी विलयन के वे भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, वही कहलाता है अणुसंख्य गुण। हमारे विलयन के अणुसंख्य गुण चार मुख्य प्रकार के होते हैं, जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं और परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। विसरण में क्या होता है कि यदि दो विलयन हो और उन दोनों विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, ये दो विलयन हैं, यदि इन दो विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए और इनको आपस में जोड़ दिया जाए, इस तरह से एक हमारा सांद्र विलयन है और एक तनु विलयन है। सांद्र विलयन, तनु विलयन। तो विसरण की क्रिया में जो विलेय के कण होते हैं, ये विलेय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं और विलायक के जो कण होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। कब तक? तब तक ये गति होती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो इस प्रक्रिया को, यानी दो विलयनों को एक दूसरे से संबंधित करने पर, जोड़ने पर, विलेय तथा विलायक के अणुओं का एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्वतः गति विसरण कहलाती है। और यदि दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम अलग करते हैं, यहां पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पर एक विलयन है, एक तरफ शुद्ध विलायक ले लें, शुद्ध जल शुद्ध विलायक हो गया, ये हमारा विलयन है। तो विलयन को और विलायक को या दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर केवल और केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है।
इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परासरण। यहां पर विलेय के कणों की गति नहीं होती है और जो विलायक के अणु होते हैं वो विलायक से विलयन की ओर और विलयन में से विलायक की ओर दोनों ओर गति होगी, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, विलेय के अणुओं को कणों को नहीं। तो गति दोनों तरफ होती है, लेकिन परिणामी क्या मिलता है? परिणामी ये मिलता है कि विलायक से दिखेगा क्या? विलायक से विलयन की ओर विलायक के कणों की जो है स्वतः गति होती है। यह क्रिया कहलाती है परासरण। तो विसरण और परासरण कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे परासरण दाब। अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? सामान्यतः हम ऐसे कह सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। सबसे सिंपल परिभाषा है। अभी आपने देखा कि परासरण किसे कहते हैं, तो कोई विलयन है, हम उस विलयन में परासरण क्रिया को न होने के लिए विलयन पर एक अतिरिक्त दाब लगाते हैं। वही अतिरिक्त दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। एक प्रयोग के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी होती है परासरण दाब के कि यदि दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ में साम्यावस्था पर विलयन का जो द्रव स्थैतिक दाब होता है, वह द्रव स्थैतिक दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। जैसे यहां पर एक प्रयोग है, यह एक ऊर्ध्वाधर नली है कांच की, इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी गई है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में कोई विलयन लिया गया है और इस स्तंभ को जल से भरे एक पात्र में बीकर में रख दिया गया है। इसमें रखने पर इस स्तंभ में जो विलयन का स्तर है, यहां तक यह इनिशियल लेवल है, प्रारंभिक स्तर है। अब परासरण की क्रिया होगी, विलायक के कण शुद्ध विलायक यानी जल में से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होकर विलयन में प्रवेश करेंगे। इस तरह से जब जल के अणु इसमें प्रवेश करेंगे तो इस स्तंभ में विलयन का जो तल होगा वह ऊपर बढ़ेगा। अब ये बढ़ते बढ़ते विलयन का तल ऐसे बढ़ते 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 मान लीजिए यहां तक आ गया और यहां तक आकर के रुक गया। अब लेवल बढ़ नहीं रहा है, तो ये कहलाएगा अंतिम लेवल हो गया, अंतिम ऊंचाई हो गई या फाइनल लेवल। अब यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्रिया हो रही लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात यहां पर कौन सी अवस्था आ गई? साम्यावस्था। अब इस साम्यावस्था पर अब प्रारंभिक लेवल से लेकर और यह जो अंतिम लेवल है, इसमें कितनी ऊंचाई तक विलयन चढ़ा है वह यच हो जाएगा। और इस साम्यावस्था में जो विलयन का घनत्व है, साम्यावस्था पर
विलयन का घनत्व d मान लिया जाए और साम्यावस्था पर स्तंभ की ऊंचाई जितना द्रव चढ़ा है वो h हो, तो परासरण दाब विलयन का परासरण दाब बराबर साम्यावस्था पर द्रव स्थैतिक दाब, और यह द्रव स्थैतिक दाब H इंटू डी इंटू जी के बराबर होगा, यानी परासरण दाब P बराबर हो जाएगा H इंटू डी इंटू जी, एच डी जी, जहां ये G आपका हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस तरह से हम परासरण दाब को निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी परिभाषा आपकी हो जाएगी कि दो विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब का निर्धारण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं परासरण दाब का निर्धारण। हम लोग कैसे परासरण दाब का निर्धारण करते हैं? परासरण दाब निर्धारित करने के यानी ज्ञात करने के कई विधियां हैं, जैसे फेफर विधि है, मोर्स तथा फ्रेजर विधि है, टाउ-नेंड विधि है और बर्कले तथा हार्टले विधि है। इनमें सबसे जो सुपीरियर विधि है वह बर्कले तथा हार्टले विधि है। बर्कले हार्टले विधि द्वारा हम लोग कैसे परासरण दाब का निर्धारण करते हैं, उसके लिए आप चित्र को देखें। यह चित्र बर्कले तथा हार्टले विधि का है। बर्कले तथा हार्टले दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर इस विधि को प्रपोज किया, इसलिए उनके नाम पर इस विधि को बर्कले तथा हार्टले विधि कहते हैं। इस विधि में देखिए, एक आयताकार सरंध्र पात्र होता है, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड जमा रहता है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(CN6), ये इसका सूत्र होगा कॉपर फेरोसाइनाइड, और यह कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इस सरंध्र पात्र में कॉपर फेरोसाइनाइड जमा रहता है या भरा रहता है, जिससे यह पात्र अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। इस पात्र में एक तरफ वाटर रिजर्वायर होता है, यानी विलायक भरने के लिए उपकरण होता है, नली होती है, और दूसरी तरफ दूसरे सिरे पर एक कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, जिसको केस नली कहते हैं। और इस उपकरण को एक बड़े पात्र में रख दिया जाता है, जिसमें विलयन भरा रहता है। इस बड़े पात्र में विलयन भरा हुआ है, और इस विलयन में ऊपरी सिरे पर एक प्रेशर गेज लगा होता है, दाब मापी, जिसके द्वारा हम दाब को मापते हैं। और यहां पर ऊपर यह पिस्टन है, पिस्टन जो है, इसके द्वारा हम दाब लगाते हैं। यह हमारा पूरा उपकरण है। अब देखिए, चूंकि यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें विलायक के अणु हैं, इधर विलयन है, इधर विलयन है, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर स्वतः विलयन की ओर गति करेंगे। तो जब ये विलयन की ओर गति करेंगे, इस तरह से गति होगी,
विलायक के अणु इधर आएंगे, इधर भी जाएंगे, इस तरह से ये गति होगी। तो जब गति होगी तो ये केस नली में जो विलायक है, जल है, इसका तल बहुत तेजी से नीचे खिसकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पिस्टन की सहायता से ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि केस नली में जो तल है विलायक का वह मेंटेन रहे, वह परिवर्तित न हो, यानी परासरण क्रिया न हो। परासरण क्रिया को न होने देने के लिए हम विलयन पर पिस्टन द्वारा एक अतिरिक्त दाब P लगाते हैं, जिसको दाब मापी की सहायता से पढ़ लिया जाता है कि कितना दाब लगा है। वही दाब इस विलयन का कहलाता है परासरण दाब। तो यह बर्कले हार्टले विधि है। इस विधि द्वारा हम लोग परासरण दाब का निर्धारण कर लेते हैं। इस बर्कले हार्टले विधि की क्या विशेषताएं हैं? इस विधि की विशेषताएं देखिए, बर्कले हार्टले विधि की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि इस विधि द्वारा विलयन का परासरण दाब आसानी से और शीघ्रता पूर्वक निकाला जा सकता है, शीघ्रता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है, इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का परासरण दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो सामान्य विधि है, जो हम स्तंभ वाला विधि से दाब निकालते हैं, द्रव स्थैतिक दाब, तो वहां पर क्या होता है कि अगर विलयन का परासरण दाब अधिक है या सामान्य विधि जैसे इस तरह से है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके ये सामान्य विधि है परासरण दाब निकालने की। यहां पर आपका ये विलायक है और ये विलयन है, तो इस विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण क्रिया को रोकने के लिए वही कहलाता है परासरण दाब। तो यहां पर अगर विलयन का परासरण दाब अधिक है तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर आप प्रेशर अधिक लगाते हैं तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली फटने का भय रहता है। लेकिन यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, पोर्स है, छिद्र है, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड जमा हुआ है, इसलिए पिस्टन द्वारा कितना ही दाब लगाएंगे तो यहाँ पर झिल्ली के फटने का भय नहीं रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस विधि की विशेषता है कि उच्च परासरण दाब वाले विलयन का भी परासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी विधि है, तीसरी विशेषता इसमें है कि परासरण क्रिया न होने के कारण विलयन तनु नहीं हो पाता है। यानी इस विधि में हम परासरण क्रिया को होने नहीं देते हैं, इसलिए विलयन जो है वो तनु नहीं हो पाता है। तो यह तीन मुख्य विशेषताएं हैं बर्कले तथा हार्टले विधि की। और परासरण दाब निर्धारित करने की सबसे उत्तम विधि, सबसे अच्छी विधि है बर्कले तथा हार्टले विधि। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं परासरण दाब। तो परासरण जो होता है, यह परासरण दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है, अंतः परासरण क्या होता है, समझें इसको। बाह्य परासरण, जैसे यदि अंगूर को चीनी के विलयन में रख दिया जाए, डाल दिया जाए, तो क्या होता है
कि धीरे धीरे कुछ देर के पश्चात अंगूर पिचक जाती है, अर्थात अंगूर का जो बाह्य आवरण है, उसकी जो कोशिका झिल्ली है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है और उस अंगूर के भीतर का जो विलयन है, रस है, वह जो है तनु है, और बाहर जो चीनी का घोल है, वह चीनी का घोल अधिक सांद्र है। तो विलायक के अणु अंगूर के भीतर से निकलकर चीनी के घोल में जाने लगते हैं, जिससे वह अंगूर पिचक जाती है। तो यह क्रिया कहलाती है वाह्य परासरण। जब कोशिका में से विलायक के अणु बाहर निकलेंगे तो यह क्रिया कहलाएगी वाह्य परासरण। अंतःपरासरण, जैसे किशमिश को पानी में डाल दिया जाए तो किशमिश के अंदर का जो तरल है वो अधिक सांद्र होता है और पानी जो है एकदम तनु है। तो यहाँ पर परासरण क्रिया के कारण जो विलायक के अणु होंगे, पानी के अणु होंगे, वह किशमिश के भीतर प्रवेश करने लगते हैं और किशमिश कुछ देर के पश्चात फूलकर बड़ी हो जाती है। यह क्रिया कहलाती है अंतःपरासरण। तो बाह्य परासरण और अंतःपरासरण क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली पर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, संक्षिप्त में एसपीएम कहते हैं। यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणु प्रवेश करते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं। तो ऐसे मेम्ब्रेन को, ऐसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्लियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और एक होता है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जैसे गोट ब्लैडर, गोट ब्लैडर है, जंतु झिल्ली कहते हैं। एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली, अंडे की कला, जैसे अंडे को बॉयल करने के बाद उसके कवच को आप हटाइए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो अंदर जो अंडा होता है उसके ऊपर भी एक पतली सी झिल्ली होती है, वह पतली झिल्ली एक मेम्ब्रेन कहलाती है। यह नेचुरल अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके अलावा आपका अंगूर है, किशमिश है, इनके बाहर जो आवरण होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका, वह भी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं, ये वास्तव में पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती, क्योंकि ये अपने अंदर से विलायक के साथ साथ अल्प मात्रा में विलेय के कणों को भी आने जाने के लिए अलाउ करती हैं, इसलिए पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं है। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली वह अर्धपारगम्य झिल्ली जो मैन मेड होती है, जिसको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, वह कहलाती है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर फेरो साइनाइड। कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरो साइनाइड Cu2 FeCN6, कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली यह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसके अलावा आपका कैल्शियम फास्फेट भी होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसके अलावा
फिनाल तल, फिनाल का लेयर होता है वह भी अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कापर फेरो साइनाइड है। तो कापर फेरो साइनाइड की झिल्ली यह कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। यह अपने अंदर से केवल और केवल विलायक के कणों को, अणुओं को एलाउ करती है, आने जाने देती है, विलेय के कणों को नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। ये जो नियम हैं ये गैसीय नियमों से मिलते जुलते हैं, जैसे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में। तो विलेयर के परासरण दाब से संबंधित वान ट हाफ ने उन गैसीय नियमों के आधार पर नियम बनाया जिसको कहा जाता है वान ट हाफ का परासरण दाब का नियम। और ये परासरण दाब के नियम हैं, पहला है बायल वान ट हाफ नियम। बायल वान ट हाफ नियम, बायल वान ट हाफ नियम यह गैस समीकरण के बायल नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। यदि मान लिया जाए कि स्थिर ताप पर विलयन की सांद्रता C मोल प्रति लीटर हो तथा विलयन का परासरण दाब कैपिटल P हो, तो बायल वान ट हाफ नियम से, बायल वान ट हाफ नियम से हो जाएगा परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती, P समानुपाती C स्थिर ताप पर। यदि मान लिया जाए, यदि 1 मोल भी लीटर विलयन में विलीन है, तो यदि विलेय का 1 मोल भी लीटर विलयन में घुला है तो विलयन की सांद्रता C बराबर हो जाएगी 1 मोल बटा में भी लीटर। इसलिए हम कह सकते हैं P समानुपाती C की जगह पर 1/V, या यूं कह सकते हैं कि PV बराबर कांस्टेंट स्थिरांक, PV बराबर नियतांक। और यही तो हमारा बायल नियम है गैस समीकरण में, PV बराबर नियतांक। तो इसलिए बायल नियम से संबंधित हो गया यह विलयन के लिए नियम, इसलिए इसका नाम है बायल वान ट हाफ नियम। और दूसरा नियम आता है चार्ल्स वान ट हाफ नियम। चार्ल्स वान ट हाफ नियम, चार्ल्स वान ट हाफ नियम क्या करता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब जो कैपिटल P है परासरण दाब, यह परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप को कैपिटल T मान लिया जाए, परासरण दाब कैपिटल P है, तो चार्ल्स वान ट हाफ नियम से P समानुपाती T, या यूं कह लीजिए कि P बराबर हो जाएगा KT, या P/T बराबर K, और जहां K आपका कांस्टेंट है। तो ये कहलाता है चार्ल्स वान ट हाफ नियम। अब इन दोनों नियमों को मिलाकर, जैसे गैस नियम में
गैसीय नियमों को मिलाकर गैस समीकरण बनाया गया था, उसी तरह से इन दोनों नियमों को मिला करके हम लोग एक समीकरण बनाएंगे और उसका नाम होगा वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण। तो दोनों नियमों को मिलाएंगे, हम कह सकते हैं बायल वांट हाफ नियम से P समानुपाती C। समीकरण नंबर 1, चार्ल्स वांट हाफ नियम से P समानुपाती T। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं P समानुपाती C इंटू टी। अब P समानुपाती C इंटू टी है तो यहां पर समानुपात को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो यहां पर लिया जाता है P बराबर CRT या P बराबर CST। P बराबर CRT या P बराबर CST, जहां R या S दोनों एक ही चीज है, इसको कहा जाता है घोल स्थिरांक, सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। कहीं R लिया जाता है, कहीं S लिया जाता है, दोनों नोटेशन चलता है। और इसका मान जो होता है, जो गैस समीकरण में गैस स्थिरांक का मान होता है, वही मान R या S का होता है। यानी R या यस का मान हो जाएगा 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, या 8.314 गुणे 10⁻7 और वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, या 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये वायुमंडल नहीं है, यहां पर अर्ग होगा। 8.314 गुणे 10⁻7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, या 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। यह जो 8.314 मान होता है, यह MKS पद्धति में होता है, और 8.314 गुणे 10⁻7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, यह जो है CGS पद्धति में होता है। और वैसे लीटर वायुमंडल में आपका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो ये हमारा वांट हाफ समीकरण होगा P बराबर CRT या CST। चूंकि जो C होता है, C सांख्यता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या मान लिया जाए n मोल है, आयतन भी है, तो C बराबर हो जाएगा n/v। तो C की जगह n/v रखेंगे तो एक और सूत्र मिलेगा P बराबर n/v इंटू RT, या v को इधर लेके आ जाइए तो PV बराबर nRT। वो गैस समीकरण आपका है PV बराबर nRT, तो उससे मेल खाता है, यह कहलाता है वांट हाफ समीकरण। इस पर ढेर सारे सवाल आते हैं, आप एक्सरसाइज को करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे।